Hello guys, welcome to today's session. बहुत interesting एक session होने वाला है आज, and we have some guests to join us very soon. The topic of discussion today is basically candid talk with architects regarding how to charge fees from your clients. And इस topic पे हम काफी दिनों से सोच रहे थे that this is a very essential topic that we should come up with young architects के लिए, budding architects और budding entrepreneurs के लिए. And today we have two very eminent guests and speakers on the show, जिनको मैं welcome करना चाहूँगा so that they can highlight and enlighten all the young architects today with their thought processes. Of course, I'll also be there in the entire show. And let's see. And let me introduce to you our guest speakers for today, Mr. Pradeep Kharbanda and Mr. Sandeep Jain. A very warm welcome to you, Architect Pradeep ji and Architect Sandeep ji. Thanks for joining me on this session today. And we'll be taking on this entire topic today, candid talk with architects and how to charge fees from your clients. So, संदीप जी मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस टॉपिक का क्या इम्पोर्टेंस है? Arindam ji, thank you for giving us this opportunity. टॉपिक का रेलेवेंस अभी मैंने ना ये आजकल लॉकडाउन में सोशल मीडिया पे हम लोग ज्यादा ही कुछ टाइम बिता रहे थे, तो एक फेसबुक ग्रुप पे एक पोस्ट देखी किसी की, तो किसी I don't know whether he was an architect or non-architect but whosoever, तो उन्होंने एक पोस्ट डाली हुई थी, एक रेट कार्ड डाला हुआ था, उसमें लिखा हुआ था डिजाइनिंग का इतना रुपया स्क्वायर फीट चार्ज होगा, प्लान का इतने रुपए होगा, एलिवेशन का इतना होगा, 3D का इतना होगा, और फिर उस पे जम के लोगों ने मजाक बना रखी थी. मतलब तो जब आजकल सोशल मीडिया पे फेसबुक पे जब किसी की मजाक बनती है तो बहती गंगा में सब हाथ धो ले भाई, आप भी मजाक बना लो. बट ऑन अ सीरियस नोट, लाइक आई अंदर से ना समझ में आ रहा था यार ये मजाक आप बना तो रहे हो इसकी, लेकिन हमें 25 साल लगभग, मुझे मतलब इट हैज बीन ऑलमोस्ट 25 इयर्स, मुझे आज भी जब कोई प्रोजेक्ट के लिए जब कोटेशन बनानी होती है या प्रपोजल देना होता है तो धुक धुक हो रही होती है अंदर से कि कैसे इसको राइट वर्ड्स में फ्रेम करें, कैसे अपनी पेमेंट स्टेजेस को बांटें, किस स्टेज पे पेमेंट एडवांस मांगना है, कितना मांगना है, मांगे नहीं मांगे भाग तो नहीं जाएगा क्लाइंट. सो what I feel कि when after working for 25 years when you face this challenge, so जो नए लोग हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा ये. मतलब जिन्होंने मतलब अभी 2 साल 3 साल जॉब करा और उसके बाद अपना somebody wants to start on their own, तो उनके लिए तो मतलब it is a like nightmare. So I think more and more people should come forward. We people who are experienced and maybe more experienced than me, so they should come forward and share this thing among the fraternity member and strengthen each other. So that is what I feel. प्रदीप जी आपका क्या राय है इसमें? जो टॉपिक पहले तो अरिंदम जी थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये जो आपने टॉपिक उठाया है ये वाकई एक टॉपिक है जिसकी हमारे जो कमिंग फ्रेटर्निटी है, जो हमारे जूनियर्स हैं, ये जो आर्किटेक्ट्स जस्ट स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कुछ एक्सपीरियंस लोग उनको अपने एक्सपीरियंस से एनलाइटन कर पाएं. व्हाटएवर वी कैन गिव देम, द इंफॉर्मेशन वी कैन प्रोवाइड टू देम. देखिए जैसा भी संदीप जी ने कहा कि ये बहुत ही क्रिटिकल होता है जब हम किसी को अपना प्राइस कोड देते हैं या ऑफर देते हैं कि हम क्या चार्ज करेंगे. उसकी वजह यह है कि वी हैव टू कम्पीट विद द आर्किटेक्ट्स आल्सो एंड वी हैव टू कम्पीट विद द नॉन आर्किटेक्ट्स आल्सो. तो यहाँ ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमें जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के नॉर्म्स हैं वो हमें बहुत ज्यादा एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते कि हमने फील्ड में कैसे चार्ज करना है. तो हमने तो बहुत स्क्रैच से विकास स्टार्ट किया है. मेरी फैमिली में कोई आर्किटेक्ट नहीं था, इवन कोई जानता ही नहीं था कि आर्किटेक्ट वर्ड होता है. तो बहुत ग्रेजुअली स्टार्ट किया है, बहुत स्ट्रगल किया है. तो मैं आपको सच बताऊं तो मुझे क्लाइंट ने ही बताया कि मुझसे पैसे कैसे लेने हैं और मैं कैसे पैसे दूंगा और मुझसे कैसे चार्ज करोगे. मैंने क्लाइंट से ही सीखा है. बट ऑफ कोर्स ग्रेजुअली हमने एक अपने नॉर्म्स बनाए कि हम कैसे चार्ज करेंगे और कितना चार्ज करेंगे और हम उससे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे. तो ये यंग आर्किटेक्ट्स को डिसाइड करना है कि वो कैसे प्राइस कोट करें सो दैट दे आर एबल टू गेट द जॉब आल्सो, ग्रैब द जॉब आल्सो,
and they are able to perform also. तो मेरा इसमें यही है कि gradually architects को सीखना है gradually dealing with the clients, because Council of Architecture just a guideline देता है which is not followed. चलिए इस टॉपिक पे तो हम काफी डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं. देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो हम अभी कवर करने वाले हैं, पर उससे पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे अब ये वीडियो को देख रहे हैं, सबको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दोनों के बारे में कर दूं. तो ऑल द व्यूअर्स वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, लेट मी गिव यू अ वेरी brief introduction about architect Sandeep Jain and architect Sandeep Karbanda. I'll start with Sandeep ji. Sandeep ji is a graduate from IIT Kharagpur. He's a pass out of 1995, and he's also the founder of Interior Planet, and he works for a lot of renovation and interior works for projects like luxury villas, corporate offices, retail showrooms, and much more like this. And he has catered to a lot of clients. And apart from this, or to all our viewers, let me just tell you all that he has a wonderful YouTube channel of his own called Interior Planets. Link description में है, आप लोग सब जाके link access कीजिए, इनके भी channel को जाके watch कीजिए. You will get some fantastic eye openers over there. Lovely videos about about the projects, that how the industry works, how the industry functions. Some very interesting videos. प्रदीप जी के बारे में अगर मैं अभी बात करूं तो इन्होंने भी he along with his wife Mr. and Mrs. Karbanda, they had started their own venture, Planners Concepts, in 1995. He's an alumni of SPA. And he did his post-graduation from SPA, and he also, his core competency and work is towards the field of architecture, planning, interiors, landscape, right? And the clientele that he is dealing with is endless. So ये छोटा सा brief description था, और इसके साथ एक और चीज ऐड करूंगा. प्रदीप जी also has his own very interesting YouTube channel, सनकी डिजाइनर्स. इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग ये दोनों चैनल देखिए, संदीप जी का और प्रदीप जी का, एंड यू विल रियली एंजॉय दीज चैनल्स एंड गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट द फील्ड, अबाउट आर्किटेक्चर इन टोटलिटी, अबाउट इंटीरियर डिजाइनिंग इन टोटलिटी. तो प्लीज गो एंड वॉच दैट. सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी लाइक. So the points that we are going to cover today would essentially be covering, these pointers, and they are very useful and very important pointers. Prevailing methods of charging fees in interiors and architecture. At what stages, point 2 that we are going to cover, at what stages you should ask for an advance and how much. Point 3, how to define your payment stages for small scale and large scale projects. Breakup for design and supervision. Point 4, the relevance of Council of Architecture guidelines in deciding the fees and other terms in day-to-day life. And point 5, we are going to cover some of the question answers that had been put up on our YouTube channel, and they are very relevant to today's video. So we would be taking up some of the questions from them. I would first like Pradeep ji to talk on the prevailing methods of charging fees in interior and architecture both. तो इस पे अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सके. देखिए, जो what tactics we adopt, आज इतने साल के 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद, first we try to work out what will be the estimated cost of the project, and on the basis of that we set some percentage of that, and we try to decide on the lump sum basis. Finally, we reach to a figure and we decide a lump sum figure. And when that figure is agreeable by us and clients, and we come to some platform that this is agreeable, then we try to further decide our terms, I mean payment stages and other things. And certainly we don't proceed with the projects until we take some advances, even for putting, I should say, pencil on the drawing. So that are our benchmarks which we have made after some years of practice. But when we started, certainly we used to work because we have to guide to others also. जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो हमने नेचुरली कुछ क्लाइंट्स के हिसाब से भी शुरू में काम किए थे,
to develop our field, to develop our acquaintances in the field. और जैसे कुछ हमने डिज़ाइन की एक स्टेज बना ली, उसके बाद हमने कुछ एडवांसेस ले लिए। जब क्लाइंट हमसे कन्विंस हो गया दिस ड्राइंग सूट्स टू, हम उसने अपने चेंजेस करा लिए, इनका अपग्रेड करा लिए। तो जो फ्रेश लोग हैं उनको तो थोड़ा दे हैव टू कंप्रोमाइज, एंड जब उनको लगे कि वो इस लेवल पे आ गए हैं, नाउ दे कैन डिक्टेट देयर सम ऑफ द टर्म्स, देन उनको फिर अपने सारे टर्म्स फाइनल करने चाहिए। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। संदीप जी, आपका क्या राय है इसमें? एंड स्पेशली यू आर very skilled pioneer with interior projects, so थोड़ा सा अगर आप उस स्पेस पे थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते। पहला तो जो आपका जो टॉपिक है उसको आई थिंक क्विकली सम अप करा जा सकता है, व्हिच मोस्ट ऑफ अस नो। मार्केट में आई थिंक देयर आर 3 prevailing methods of charging your fees. One is like conventionally which we we studied and when we started our practice, so conventionally like ठीक है, प्रोजेक्ट की एक परसेंटेज होती है जो आर्किटेक्ट चार्ज करता है डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द टाइप ऑफ नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। सेकेंड इज लाइक ऑफ कोर्स वो परसेंटेज वाला, जब मैं स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स में बात करता हूँ या घरों में बात करता हूँ या और दूसरी जगह, तो वहाँ पे लाइक परसेंटेज को लोग कहते हैं भाई ये आर्किटेक्ट को परसेंटेज क्यों देनी है, हम कम खर्चा करें ज्यादा करें। भाई मानो मैं घर में एक क्लाइंट है, वो बाथटब खरीद रहा है, वो 2 लाख की जगह उसने 5 लाख का खरीद लिया, तो वो कहता है यार संदीप जी को क्यों उसकी एक्स्ट्रा फीस। सो दिस परसेंटेज सिस्टम इन स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट स्पेशली इन होम्स इट स्टार्टेड वैनिशिंग व्हेन जब लोगों के बजट्स मार्केट में इतने सारे ऑप्शन आने लगी, तो वो धीरे धीरे गायब होने लगे। सो देन of course people we were forced to get into a lump sum figure कि भाई अच्छा नहीं, आप इकट्ठा बता दो कि आपको आपका क्या फीस हो। And the third I think is the prevailing thing is this square feet basis. अभी हमारे इंटीरियर में, घर में, even in architecture, so most of many of us are charging on square feet basis. But इसमें मैं 2 मिनट फालतू लूंगा। मेरा बड़ा एक मतलब एक इंसिडेंट है, एक्सपीरियंस है, which really which is an eye opener. Like I think some 7-8 years back I just got a call from Ghaziabad, Saibabad, and that they wanted to get their it was an export outlet and they wanted to get their this design studio design, मतलब उनके designers का एक studio था, उनके कुछ foreign buyers थे, तो वो studio design करना चाहते थे। तो मैंने उनको पूछा आपका बजट क्या है अपना स्टूडियो डिजाइन कर, मतलब स्टूडियो को, तो उन्होंने कहा हमें 1 लाख रुपए खर्च करो। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि भाई वो 1 लाख रुपए जब तुम्हें सारे ही खर्च करने, तो मेरी फीस क्या दोगे, मतलब मुझे तो 1,50,000 तो मुझे फीस ही चाहिए कम से कम। सो दैट वाज अ वेरी मतलब, क्योंकि ऑन द कॉन्ट्ररी टू द नोन थिंग्स, मतलब जो पॉइंट्स हमें पता है वो तो सबको पता ही है, बट जो वो कंपनी के जो सीईओ थे उनसे आज भी बड़े अच्छे रिलेशन है मेरे, तो उन्होंने कहा संदीप जी मुझे इस प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए खर्च करने हैं, आपकी फीस कितनी है ये बताइए। आपकी फीस भी अगर 1 लाख रुपए है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। आप समझ रहे? सो इट इज नॉट ऑलवेज ऑन एक हमारे दिमाग में बैठ गया है ये बात कि एक क्लाइंट को जब तक उसका एक बजट नहीं होगा तब तक वो आर्किटेक्ट नहीं हायर कर सकता, या वो हमें वो परसेंटेज नहीं दे सकता, या वो स्क्वायर फीट नहीं दे सकता। So there are cases when and in fact when we are experienced and we have the ability to impart that value to a project, whatever is the budget. So आपको मतलब स्पेशली यंग वंस को इस बात से, जो मैं कई साल तक वो गलतियां करता रहा, जो मेरे को क्लाइंट बोलता था मेरा बजट कम है, तो मैं उसको मना कर देता था यार कि ये तो मेरी फीस ही नहीं दे पाएगा। एंड नाउअडेज आई गेट मेनी वर्क वेयर उसका बजट भले ही कम है तो वो मेरी फीस देने को तैयार है। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, दिस एग्जांपल, सो इफ यू आर एबल टू ऐड वैल्यू टू हिज हिज वर्क व्हाटएवर इज बजट, सो दैट ये सारे जो ये कन्वेंशनल थिंग है ना कि स्क्वायर फीट होगा, परसेंटेज होगा, भूल सकते हो, छोड़ सकते हो। You just need to eye on the work, how you can get it. And that should be actually मुझे लगता है संदीप जी बहुत सही बात बता रहे हैं। क्लाइंट मेरा जो देखिए ऐसा अरिंदम जी, हमने बहुत स्क्रैच से मैंने चालू की है। ये मैं बार बार इसलिए इस बात को कहता हूँ बिकॉज मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ।
तो और हमारे परिवार में कोई ऐसा आर्किटेक्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो हमने बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि ग्रेजुअली अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट किया और क्लाइंट से सीखा। एंड इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव, शुरू में मैंने मेसन से सीखा है, एंड आई हैव लर्न फ्रॉम द कारपेंटर एंड आई एडमिट इट। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती, मैंने कारपेंटर से सीखा, प्लम्बर से सीखा, मिस्त्री से सीखा कि तुम उसे कैसे करते हो। देन आई ट्राई टू इंटीग्रेट माई प्रोफेशनल नॉलेज विद द प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आज इतना आई मीन बाय गॉड ग्रेस इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हम लोग अगर ऑफिस में बैठ के अपने सपोर्ट स्टाफ से भी बात करते हैं, अगर वो कोई साइट के बारे में एक्सप्लेन करता है, देन वी कैन एनविसेज की साइट पे क्या चल रहा है। तो जैसे भी संदीप जी ने कहा, मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरे क्लाइंट थे, वो एक बार मेरे पास अपना घर बनवाना है, बहुत छोटा घर था, तो मैं ऑफिस में बैठा था, तो वो आके बैठे, तो उन्होंने बोला कि इसकी फीस कितनी होगी। एक 200 स्क्वायर मीटर का छोटा सा प्लॉट था, उनको एक फ्लोर बनाना था। तो आई सेड कि मैं इसके इतने चार्ज करता हूँ, मैंने एक फिगर कोट किया, तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं रिटायर हुआ, मुझे अपने बच्चे के लिए बनाना है, मैं मकान आपसे बनवाऊंगा और मैं केवल इतनी फीस दे सकता हूँ। तो मैं भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मैं आपका मकान बनाऊंगा, आप जितनी दे सकते हैं दे दीजिए। तो ऐसा कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको रिलेशंस भी डेवलप करने होते हैं और क्लाइंट्स के जो एक फीलिंग्स है उसको भी आपको करना होता है। अल्टीमेटली जब हम किसी का मकान बनाते हैं, किसी का घर बनाते हैं, सो वी बिकम पार्ट ऑफ देयर फैमिली। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग जनरेशन कि आप पैसे के पीछे मत भागिए, अपने क्लाइंट को आप एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं हमेशा सीखिए। बाकी सब दे रहे हैं, आप एक्स्ट्रा उसे जो देंगे, अगर उसे महसूस होगा कि आप उसकी एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। Wonderful. So I think we'll just have a short look at our next topic, at what stage you should ask for an advance and how much. तो यहाँ पे थोड़े से सबका ही डगमगा जाता है कि पैसे मांगे ना मांगे, क्या क्लाइंट देगा शुरुआत में पैसे, एंड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स इवन कम टू दिस फैक्ट कि कुछ आप 2-3 हमें डिजाइन दे दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि यू नो हम आपको कितना फीस, मतलब वी कैन हायर यू ऑन। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे। संदीप जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर आप इस पे Arindam ji, maybe in the entire conversation I am going to sound a bit desi on all these things, so excuse me for that. But मेरा जो ये एडवांस लेने का जो है, इसमें बहुत सारा कहते हैं कि भाई ये फ्री ये प्रेजेंटेशन देना है, फ्री कॉन्सेप्ट देना है, फ्री ये देना है। देखो एक चीज मान लो, आपका रियल में क्लाइंट से जो कॉन्वर्सेशन शुरू होता है, क्लाइंट जब आपको सीरियसली लेना शुरू करता है, वो तभी शुरू करता है जब आप उससे कोई एडवांस मांगते हो। उससे पहले का जो आप कर रहे हो वो आपकी मर्जी है, आपकी नीड है, क्लाइंट की नहीं है। मतलब इट्स लाइक यू नो हाउ कॉन्फिडेंट यू फील अबाउट योर पोजीशन, अबाउट योर बिजनेस ग्रैबिंग एबिलिटी। आपको लगता है कि आप उस पोजीशन पे आ गए हो कि आप डे 1 एडवांस मांग सकते हो, बिना बात करने के पैसे मांग सकते हो, देन गो अहेड। आपको लगता है नहीं अभी you need that much of time because there is so much of competition, especially with beginners. So then there is no, all I am trying to say, there is no fixed formula for it. But yes, we all architects, young ones especially, they need to work towards it कि आपकी जो एडवांस मांगने की स्टेज है ना वो इम्प्रूव होए। इफ यू कीप ऑन पोस्टपोनिंग इट, वो इस वजह से कि भाई अभी इतना और कर देता हूँ, अभी और दिखा देता हूँ, अभी 4 कॉन्सेप्ट और दिखा देता हूँ, सो वो आप अपने लिए कर रहे हो, क्लाइंट को जरूरत नहीं है। क्लाइंट इज लुकिंग फॉर सीरियस स्टफ। सो द मोमेंट यू आस्क फॉर मनी, यू आस्क फॉर एडवांस, you ask for some commitment, then he starts taking you seriously. So मतलब मेरे लिए तो इतना सिंपल है। क्या कहना चाहिए? देखिए अरिंदम जी, हमने जो शुरू में प्रैक्टिस चालू की हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलके, तो 5-7 साल तो जरूर हमने इस तरीके से काम किया होगा जैसे संदीप जी कह रहे हैं कि पहले कॉन्सेप्ट दिखा दीजिए, 3-4 दिखा दिए, 5 दिखा दिए, बट आफ्टर सम टाइम्स वी रियलाइज कि जैसा संदीप जी ने कहा कि क्लाइंट को आपके काम का इंपॉर्टेंस, आपके प्रति सीरियसनेस तब आती है जब आप उससे कुछ एडवांस ले लीजिए। तो हमने अपना एक सिस्टम बनाया वर्क करने का व्हेन वी स्टार्टेड प्रैक्टिस जॉइंटली कि हम कैसे कैसे काम करेंगे। हमने 7 साल की प्रैक्टिस के बाद अपने सिस्टम्स फिक्स कर लिए थे,
अपने एथिक्स सिस्टम, एथिक्स बना लिए थे कि हम ऐसे चार्ज करेंगे, ऐसे काम करेंगे। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि हम आज उसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं। और शुरू में तो हम कर देते थे 5 साल 7 साल, हर एक यंग बंदे को अपनी प्रैक्टिस चालू करने से पहले करना पड़ता है कि अपने आप को सेटल कर ले, कुछ वर्क ऐसे कर ले जिसको शोकेस कर सके, लोगों को दिखा ले। बट आज की डेट में हम बिना एडवांस के काम नहीं करते हैं। जब हमें कोई एडवांस दे दे तभी हम उसके साथ करते हैं। एंड वी ट्राई टू पुट अवर टर्म्स फर्स्ट कि हमारी ये टर्म्स है, अगर आपको करवाना है तो आप आइए, नहीं करवाना तो ना आइए। एंड बाय डूइंग दिस प्रैक्टिस वी ट्राई टू फिल्टर अवर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। हमें लगता है कि हमें इस बंदे का प्रोजेक्ट करना है, एंड यू विल नॉट बिलीव हम अब नो भी कहते हैं। वी ट्राई टू रिफ्यूज द प्रोजेक्ट ऑल्सो। हम हर तरह के प्रोजेक्ट्स को नहीं लेते हैं। अगर हमें लगता है कि क्लाइंट हमें सीरियसली नहीं ले रहा, वो 10 लोगों से डिजाइन ले रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो नॉर्मली वी से नो, विल नॉट डू फॉर यू। सो आपको इस स्टेज पे आना पड़ेगा। यंग आर्किटेक्ट्स हैं, उनको अपना इतना स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा ग्रेजुअली कि वो अपने टर्म्स को डिक्टेट कर पाए, बिकॉज इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने एक कॉन्सेप्ट दिखाया, आपने दूसरा कॉन्सेप्ट दिखाया, थर्ड दिखाया, क्लाइंट दूसरे के पास चला जाएगा आपका कॉन्सेप्ट लेके कि भैया इसको आप डिटेल कर दो। सो यू हैव टू फिक्स अप सम योर नॉर्म्स कि कैसे करना है और किस स्टेज पे एडवांस लेना है। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ एडवांस आपको मिल जाए, तभी आप काम करिए। दिस इज माय ओपिनियन। Right, and I would like to add into this कि इसमें ये भी बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं कि क्लाइंट का एक नेचुरल बिहेवियर होता है कभी कभी कि आप हमें 2-3 ऑप्शंस दिखा दीजिए, ऑप्शंस दिखाए भी जाते हैं, एंड उसके बाद ही बहुत बहुत टाइम वी हैव मेट क्लाइंट्स जो हमें पुराने कुछ आर्किटेक्ट्स के प्लान दिखा रहे होते हैं, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी अंडरस्टैंड दैट इफ ही हैज टेकन दीज प्लान्स फ्रॉम प्रीवियस आर्किटेक्ट, then why hasn't he worked with the previous architect? That means he has this entire tendency to take plans from different architects and then not to hire him. Yeah. So exactly. To stop this kind of practices happening within clients, we architects should become rigid about taking. If you have called us, give us an advance. Look at our portfolios, what we have done in the past. If you have exactly work that we have done in our past, hire us, and we'll start working for you. very rightly said. When you have showcase to show, आप अपने टर्म्स को बताइए। अगर आपको मेरा काम पसंद है, आप आए तो प्लीज आप इतना एडवांस दे दीजिए, सर्टेनली विल शो यू द कॉन्सेप्ट। बहुत सही कह रहे हैं आप। एक चीज ऐड करना चाहूंगा छोटा सा, दिस आई मीन फॉर स्पेशली जैसे प्रदीप जी, आप और हम अगर हम बोले कि ठीक है हम इस एज ग्रुप में आ गए हैं कि हम फिल्टर कर सकते हैं और हम रिजिड हो सकते हैं, I think that may not go well with youngsters. So that rigidity and filtering people has to be done objectively, not not on a like एक हम terms condition बना के बैठ गए। जैसे आज भी मतलब ठीक है, मेरे पास there are certain things for which I am rigid, but there are certain things जैसे अभी मेरे को मानो किसी को मेरे शहर में मुझे एक ज्वेलरी का शोरूम बनाने को मिला, छोटी सी दुकान है कोई, मतलब अब वो मुझे पता है कि वो शॉप बना के मैं उसे शोकेस कर सकता हूँ, so then I mean that is just an example, but I'm saying you need to be for youngster especially, जब आप फिल्टर कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें आप क्या फिल्टर कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आपको झुक के भी लेने पड़ रहे हैं, अपनी टर्म्स के बियॉन्ड जाके भी लेने पड़ रहे हैं, फ्री प्रेजेंटेशन दे के भी लेने पड़ रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट में इतना दम है कि वो कल को आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो रहा है और उसे दिखा के आप 10 और लोगों को आप लुभा सकते हैं उससे। सो आई थिंक वो थोड़ी उस ऐसी सिचुएशंस में अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को थोड़ा सा नजरअंदाज करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहूंगा कि today we are holding the session for majorly targeting young architects जो practice को करना चाह रहे हैं, and जो अभी अपना just practice शुरू किए, they don't have a portfolio with them, they don't have much to show clients exactly कि हमने अभी तक future मतलब अपने past में क्या क्या projects किए हुए हैं। I think when we are looking at that kind of a scenario and where they do not have a portfolio to be shown to the client, थोड़ा सा वहाँ पे rigidness I think नए architects को break करके they will have to showcase their work and then get some projects in, and there I think we should all agree to that fact कि yes, over there with young architects display some amount of work that you can do for the client, build up his build up a confidence for him,
and then I think he will be more comfortable giving you a fees that you ask for. एक और जो सवाल हमारे सामने आता है कि हम अपने पेमेंट्स को किस तरीके से डिफाइन करेंगे एंड उसके स्टेजेस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे. तो नॉर्मली स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स में ये जो पेमेंट स्टेजेस होता है ये काफी अलग होता है कंपेयर टू लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स. जैसे अभी प्रदीप जी आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में जैसे एडवांस का कोई सिस्टम होता ही नहीं है. वी हैड बीन डूइंग सम प्रोजेक्ट्स विद गवर्नमेंट क्लाइंट. वी ऑल्सो नो कि शुरुआत में अगर आप एडवांस लेते हो तो आपको एक बीजी के अगेंस्ट लेना पड़ेगा वो एडवांस, राइट. तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज दैट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में पेमेंट स्टेजेस बहुत अलग होते हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में पेमेंट स्टेजेस बहुत अलग होते हैं. रेजिडेंशियल के सेक्टर में जब हम किसी का प्राइवेट विला या घर तैयार कर रहे हैं पेमेंट स्टेजेस बहुत अलग होते हैं. तो इस तरीके से मैं दो चीजों में इसको डिवाइड करना चाहूंगा. प्रदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट करते हो तो किस तरीके से पेमेंट स्टेजेस नॉर्मली उसमें होते हैं. प्रदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप एक छोटे से घर के प्रोजेक्ट को लेकर काम शुरू करते हो तो वहां पे पेमेंट स्टेजेस किस तरीके के होंगे. सो प्रदीप जी, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू. देखिए, जब हम किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को या किसी मिनिस्ट्री को अपना कोई भी सर्विसेज देते हैं तो पहले हमें जो बेसिक प्रोजेक्ट के लिए जो बेसिक होमवर्क करना पड़ता है, साइट का सर्वे है, देन हमें इनिशियल जो कॉन्सेप्ट प्लान्स देने होते हैं और कॉन्सेप्ट प्लान के अप्रूवल की एक स्टेज होती है. जब हमने साइट सर्वे कर लिया, अपने डिजाइन का जो बेस होता है कि साइट्स पे क्या फीचर्स हैं, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट प्लान एक बनाया, उस पर डिस्कशंस किया, उनके कुछ इनपुट्स आए, उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया. इफ दैट इज फाइनलाइज्ड, दैट इज फर्स्ट स्टेज. देन सेकेंड स्टेज कि हम उनको एलिवेशंस और व्यूज दिखाते हैं अपने, कि हमारे ये 3D व्यूज हैं, ये हमारे एलिवेशंस हैं, और थोड़ी सी हम डिटेलिंग और करते हैं. जब वो उसको अप्रूव कर देते हैं देन हमारी सेकेंड स्टेज वो हो जाती है. हमारी थर्ड स्टेज तब आ जाती है जब हम उस पर अपना एस्टिमेशन, स्पेसिफिकेशंस और टेंडरिंग पे आ जाते हैं. देन हमारी थर्ड स्टेज वो हो जाती है. देन हमारी फोर्थ स्टेज हो जाती है जब उनको हम ड्राइंग्स की वेटिंग करवा देते हैं किसी इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से, जो उनके नॉर्म्स होते हैं, चाहे वो IIT हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो ऑथराइज. एंड देन वी सबमिट देन वर्किंग ड्राइंग्स. हमारी एक स्टेज वो हो जाती है. देन कुछ प्रोजेक्ट्स में हमारा सुपरविजन सेपरेट होता है, पर विजिट के हिसाब से होता है, और कुछ में हमारी विजिट इंक्लूड होती है. डिपेंड्स की प्रोजेक्ट कैसा और आपने किस टर्म्स पे लिया. सो ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की जो है ये उसमें बेसिकली स्टेजेस होती है, राइट. लाइक दिस वी डू. एंड हमें हर स्टेज पे अपना बिल देना होता है. देन हमारे हर स्टेज के बिल्स क्लियर होते हैं. बेसिस वही होती है कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उस पर हम चार्ज करते हैं. वो अपनी जो टोटल फीस की परसेंटेज होती है, फिर एक लमसम में फी निकलती है, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट स्टेज पे कितने % पेबल है, सेकंड स्टेज पे कितना % पेबल है. देन वी कीप ऑन रेजिंग अवर बिल्स और हमारा पेमेंट वो रिलीज होता है. तो ये ज्यादातर फीस जो होता है ये प्रोजेक्ट के वैल्यूएशन पे डिपेंडेंट होता है. आइदर द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू हैव एन एक्स अमाउंट ऑफ से 100 रुपीस, तो उसका आपको कुछ परसेंटेज जो है वो फीस के हिसाब से मिलता है, राइट. सो जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो प्राइमरी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनती है आफ्टर कॉन्सेप्ट प्लान, उसमें वो सारी कॉस्टिंग आ जाती है. उसके बेसिस पे हम उसे अपनी जो है इनवॉइस को रेज करते हैं. वी कॉल इट PPR. संदीप जी, आप बताइए, आप अगर मैं किसी कोठी या फिर विलास की बात करूँ, प्राइवेट रेजिडेंसेस की बात करूँ, यहाँ पे जो क्लाइंट्स है इनके साथ पेमेंट टर्म्स किस तरीके से सेट किया जाता है? वो मेरा एक्चुअली रेजिडेंसेस, विला, कोठीज मेरा फोर्टे है. तो मतलब मैं बड़ा अगेन सम प्रैक्टिकल थिंग्स, आप लोगों का जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स हैं. हाँ, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस. सो द पॉइंट इज कि जब आप ये घर लेते हो तो मोस्टली ना क्लाइंट इतना अवेयर, मतलब आई मीन दैट पर्सन इज अ लेमैन, इज नॉट अ प्रोफेशनल. जैसे आप घर जो बनवा रहा है a lady or a family or a person, so they are layman. So वो जैसे आप उन्हें गाइड करते हो वो वैसा समझते हैं. So typically, like I belong to Meerut and I started my practice from Meerut. So in a small town, when you hire an architect to design a house, and if you try to tell your client, so I'm just going to design,
तो उसको ये बात हजम नहीं होती. मतलब वो he thinks that he is a overall a kind of a team leader or a glorified contractor who will take care of everything. So the point is कि when I started work, so it's like आपको एक फीस तय हो जाती है और सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है शुरू से आखिर तक. और वो क्लाइंट कब प्रोजेक्ट रोक देता है बीच में, कब उसके घर में शादी निकल आती है, कब उसके बेटे के एग्जाम निकल आते हैं, वो रुक रुक के चलता है. मतलब जो काम हम अज्यूम करते हैं कि 1 साल में होना है, वो पता चला 2 साल में होता है, 2.5 साल में होता है. एंड आप वो पेमेंट स्टेजेस वो बड़े आपको जानकारी नहीं होती, तो आप वो उतने अच्छे से सब डिफाइन करके रखते हो. अच्छा 10% में इस पे लूंगा, 10% उस पे लूंगा, और उसमें वो पता चला कि मतलब इट्स लाइक वो बिजनेस नहीं होता, फिर वो मतलब बस चैरिटी हो जाती है, मजदूरी हो जाती है. So the ideally now when we have learned, like when we have evolved, so first we want to of course it takes time. As I said, when you are a beginner, so you have no choice to differentiate on such things. So you actually have to be a leader and you have to take many more responsibilities which are professionally not as a part of your scope of work. मतलब वो आपको करनी पड़ती है. वो I think youngster should be prepared for that. There is no shortcut to it. But when you gradually evolve, so I think in a small scale project, you need to first identify he has hired you for design only, or he has hired you for design and supervision as well. So you make it clear to your client. See, I am going to join you for design or design and supervision. Or there is a trend nowadays which people call design and build, like they take the contract also, which we don't do. So you just make it very clear, and then you also try to bifurcate your fees. You make your client aware, okay, see the fees which I am charging, 60% or 2/3 part of is meant for design, and maybe 1/3 is meant for supervision. And then nowadays I divide my fees like that. I don't take a lump sum fee, और वो पता चला कि जब तक उसका घर का सारा काम खत्म नहीं होगा तब तक हम वो 10% करके पीछे भाग रहे हैं. So we make it clear कि okay, our fees का 2/3 part, 60% part, 70% part is meant for design, and our design part is over, and then this 30% or 35% is meant for execution. तो ठीक है, अगर आप हमारा वो पैसा वो होल्ड कर रहे हो या उसको आप एग्जीक्यूशन की स्टेजेस के हिसाब से देना चाहते हो, सो वो उस 30% को करना है, 35% को करना है. नॉट दैट कि हमारा सारा पैसा वो 10% में आप बांट के और उसको आगे तक लिंगर ऑन कर रहे हो. तो एक तो दैट इज वन पॉइंट. एंड ऑल्सो जैसे मैंने बोला बिगिनिंग में ही बोला, मतलब जस्ट अ देसी आउटलुक, मतलब आपको ना डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट का आपका साइज क्या है, प्रोजेक्ट को आपको कितना मिल रहा है. सपोज अब वो मानो किसी काम से मुझे 5 लाख फीस मिल रहा है, 4 लाख फीस मिल रहा है, 8 लाख फीस मिल रहा है, और किसी काम से मुझे केवल 50,000 फीस मिल रहा है. सो आई मीन वी नीड टू लर्न कि उस 50,000 को 5 पार्ट में नहीं बांटना है. जस्ट बिकॉज एक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का या प्रदीप सर ने वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का हमें एक वो गाइडलाइन दे दिया कि इतना % हम ये दिखाने के बाद लेते हैं, इतना % ये दिखाने के बाद लेते हैं. तो पता चला कि वो छोटा सा आपने काम लिया और उसमें आपने बोला कि अच्छा सर आप हमें 5-5 हजार रुपए 10 बार दे दो, तो पेमेंट और बिल रेज करने में ही जो है वो हम खट जाएंगे सारे. सो आई मीन दैट वन नीड टू जज. I mean, there is no fixed this thing. So next जो एक important point पे हम discussion करना चाहेंगे वो ये है कि the relevance of Council of Architecture guidelines in deciding the fees and other terms in our day-to-day architecture practice. So इसमें Sandeep ji, I would like you to throw light of what you think about the fee which has been decided by Council of Architecture. Arindam ji, I am fond of sharing stories. So when I started my work, so मुझे किसी ने अपने घर में बुलाया, मेरठ की बात है, और उन्होंने घर के कुछ मतलब मैंने इंटीरियर से शुरुआत करी, इंटीरियर करता था, तो 3-4 कमरों का कुछ डिजाइन उन्होंने कराना था.
और हमारे घर में फैमिली में कोई आर्किटेक्ट नहीं, कोई नॉलेज नहीं। और इनफैक्ट जहाँ मैंने 1-1.5 साल जॉब करा, उन्होंने भी कोई हमें कभी ये गाइड करने की कोशिश नहीं करी। वो जो प्रेशर होता था वो ड्राइंग बनाने का होता था, डिटेल बनाने का होता था। किसी आर्किटेक्ट ने, जहाँ द प्लेस वेयर आई वर्क, ही नेवर ट्राइड टू टॉट मी कि टू टीच मी कि कैसे होता है। तो हमारे पास एक ही सहारा था, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की किताब थी। तो हमने उसको पढ़ा, उसको देख के वो एग्रीमेंट बनाया, है ना, और उसमें फिर पेमेंट की स्टेजेस बांटी, और हम वो सब पर्चा और एग्रीमेंट और उसकी डुप्लीकेट कॉपी की, अच्छा आप ये साइन करिए, उनके आगे लेके गए। तो हमारी फीस थी उस समय मात्र उस काम को करने की, शायद मैं इतने साल पुरानी बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 22 ईयर्स बैक, या नहीं और 20 साल हो गए, तो वो 20,000 रुपये फीस थी। अब वो सेठ जी ने जब हमारा वो जो फॉर्मेट देखा और वो जो स्टेजेस देखी और एग्रीमेंट देखा, सर 20,000 तो आज भी क्लाइंट ऑफर करते हैं। अच्छा, नहीं तो हमें ठीक मिल जाती थी फीस। अच्छा, मैं ना आई एम सीरियसली, आई स्टे हियर इन नोएडा, बट नाउ आई एम वर्किंग इन नोएडा, बट आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस इन मेरठ, एंड आई गॉट एन एडवांटेज ऑफ लाइक पेरेंट्स के कनेक्शंस, और जो एक सोशल उन लोगों ने इतने साल में बिल्ड करा होता है ना रिलेशन, तो उसका मिलता है, आपको एडवांटेज मिलता है। सो वो 20,000 रुपए का जब मैं वो बना के ले गया 5-6 पेज का फॉर्मेट, तो उसने क्लाइंट ने ना मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे घूरा। तो उसने कहा मैंने तुम्हें 20,000 रुपए देने के लिए मैं इतनी सारी फॉर्मेलिटीज करूंगा। So there I realized the difference. So this Council of Architecture format, the terms and conditions, they always help you in evolving. मतलब जब क्या होता है, धीरे धीरे आप प्रोजेक्ट करते हैं, आपको समझ में आता है, अरे इस स्टेज पे अगर हमने ये टर्म इसमें लिखी होती तो हमारे लिए फायदा होता, हम फंसते नहीं। That is what I think. देखिए आप बताइए इसमें आप क्या। देखिए अरिंदम जी, ऑनेस्टली जब हम लोगों ने प्रैक्टिस चालू की थी तो ये जो नॉर्म्स थे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के, दे वर क्वाइट हेल्पफुल टू फ्रेम आवर टर्म्स एंड कंडीशंस, और वो बहुत ही मेथोडिकल बने हैं। अगर हम उनकी स्टेजेस को देखें, दोज आर वेरी गुड, और उन्होंने जो सर्विसेज को डिफाइन किया, दोज आर वेरी गुड। और हम अगर उतनी डिटेल सर्विसेज अगर प्रोवाइड करें प्रैक्टिस में, तो मैं यंग आर्किटेक्ट से कहूंगा बहुत अच्छी बात है। और बट जो वो परसेंटेज बताते हैं और उससे जो अमाउंट हमारी बनती है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए, और उन्हीं स्टेजेस को अगर आप बेस बना करके थोड़ा रिफ्रेम करेंगे तो प्रोबब्ली दैट विल बी वेरी जस्टिफाइबल, वेरी प्रैक्टिकेबल, और क्लाइंट को बहुत सूट करेगा। जहां तक अपॉइंटमेंट लेटर की बात है आर्किटेक्ट के, जैसे अभी संदीप जी ने बताया, तो शुरू में तो हमारे कुछ क्लाइंट्स ने साइन कर दिया था, लेकिन बाद में फिर हमें यही प्रॉब्लम्स आने लगे कि पीपल वर नॉट विलिंग टू गिव यू अपॉइंटमेंट लेटर। बट अगर आज आप देखिए, अगर किसी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखिए तो वो आपसे कहता है कि मुझे अपॉइंटमेंट का लेटर दो या बोर्ड रेजोल्यूशन दो, अगर आप किसी कंपनी की तरफ से रखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस में आज भी ये नॉर्म प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में सेटअप नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं हम इसमें लैग कर रहे हैं। एटलीस्ट अपॉइंटमेंट का लेटर तो आर्किटेक्ट्स को मिलना ही चाहिए, एंड आर्किटेक्ट्स को ट्राई करना चाहिए कि उनको अपॉइंटमेंट का लेटर मिल जाए, बिकॉज वो उनके पास एक श्योरिटी हो जाती है कि दे आर गोइंग टू डू दिस प्रोजेक्ट, and that is helpful to do for other projects also. वो रेफरेंस की तरह काम करता है आगे के लिए। बट ऑफ कोर्स वो जो नॉर्म्स हैं, जो परसेंटेज के, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर बताती है 7.5% लीजिए, सिविल में, इंटीरियर्स में इतने % लीजिए, दैट इज नॉन प्रैक्टिकेबल। आप उसको थोड़ा सा रीफ्रेम करिए। पर जो स्टेजेस काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने जो ड्राइंग्स की डिटेलिंग बताई है, दैट इज वेरी मच हेल्पफुल। उसको जरूर आप बेस बना के चलिए। दैट्स माय ओपिनियन। बाकी हम लोग जैसे करते हैं परसेंटेज पे निकाल लेते हैं, फिर फीस को लमसम में बता देते हैं, बिकॉज इन दैट केस व्हेन यू वर्क आउट योर फी ऑन सम क्राइटेरिया एंड यू जस्ट कोट ए फिगर ऑन लमसम बेसिस, योर क्लाइंट इज वेरी कॉन्फिडेंट, उसको पता होता है हमें क्या देना और आपको पता होता है हमें क्या लेना है। सो दैट ब्रिंग्स मोर क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन you and your client. But we also see that government projects is COA के जो norms है इसको वो खुद का ही प्रिंट करके रख देते हैं पहले से, एंड वही they put it on to the architects कि आपको इसी के हिसाब से आगे काम करना है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप जी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का सेट उनका एक टेंडर होता है, उनका TOR होता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसको आपको एग्री करना होता है, उनकी स्टेजेस ऑफ पेमेंट होती हैं जिसको आपको एग्री करने होता है। अगर कहीं आप उससे डिवाइड हो रहे हैं, कहीं वेरिएशन आ रहा है, तो उसमें एक वेरिएशन का एक फॉर्म होता है जो आपको साइन करना पड़ता है कि यहाँ वेरिएशन आ रहे हैं।
एंड कहीं कहीं तो टेंडर में लिखा होता है कि कोई भी वेरिएशन या कोई भी इसमें जो डिवाइशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, सो यू हैव टू एक्सेप्ट देयर टर्म्स। और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के नॉर्म्स में कहीं पे भी वो, चाहे आप एनबीसीसी ले लीजिए, कोई डिपार्टमेंट्स ले लीजिए, कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी ले लीजिए, कोई भी उसको जो है दे आर नॉट टेकिंग बेस एज ए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। Plus, there is also one more thing is that what Council of Architecture has given to us is a generalized guideline for a particular set of projects. But now, since this guideline has been made way back in 72, and today we are in 2020, आज के डेट में जो प्रोजेक्ट के वेरिएशन है, उनकी जो स्केल है, उनकी जो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, वो बहुत अलग है, बहुत अलग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अब जो प्रोजेक्ट्स के जो नए स्टेजेस बन रहे, पेमेंट स्टेजेस बन रहे, जो आप एनबीसीसी के साथ काम कीजिए या आप किसी भी और गवर्नमेंट बॉडी के साथ काम कीजिए, हम लोग भी इस चीज को स्टडी करते हैं कि एग्जैक्टली सेट ऑफ पेमेंट किस तरीके से होना चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन होते हैं बिकॉज प्रोजेक्ट्स अलग टाइप के होते हैं, एंड exactly the only place where the difference is that Council of Architecture normally prescribes कि जो प्रोजेक्ट वैल्यूएशन है उसका 4% आर्किटेक्ट का फीस होना चाहिए, जो आर्किटेक्ट में नहीं होता। That is the only place where a big variation is taking। अभिनव जी, हम लोग कुछ इंटीरियर्स करते थे बैंक के, यू विल नॉट बिलीव आर्किटेक्ट्स क्या फीस चार्ज कर रहे हैं 0.08% पे बैंक्स के इंटीरियर्स की, और एक इंटीरियर की कॉस्ट 15 लाख करीब होती है। मैं आपको अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ। सो हम लोग किस स्टेज पे जा रहे हैं, फीस में आपस में इतना compete कर रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं ये अनहेल्दी कंपटीशन है और एक गलत चीज को प्रमोट कर रहा है, और यंग आर्किटेक्ट्स को इससे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो सेटल्ड आर्किटेक्ट जब 0.08% पे काम करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? I have certain questions which have been asked on the channel, and I would like to put it forward to you people. So there is one question that there is a young architect who's already just in his 3rd year, and he wants to know that if he can try to attend clients, and अगर उसे clients को attend करना है इस time पे, तो how would he like, how would he give an intro about himself? How would he introduce himself to the architect अगर वो 3rd year से ही अपना practice start करेगा? Arindam ji, I would like to answer this question. Yeah. And this is a very, again my life experience on this, and this is a very wrong phenomena, I believe. Like most of us are studying, और like एक phenomena है कि जो आपकी education है वो रोजगार, employment का एक जरिया है, right? So I think we need to come out. We need to come out of it. I remember when I graduated, like मैंने architecture करी, IIT से architecture करी, and my father is a diploma engineer. So उनको ना हमको पढ़ाई की कीमत उतनी नहीं पता थी क्योंकि हमें मिली शुरू से, उनको पता थी। तो my father was after my life कि बेटा मास्टर्स कर ले, MArch कर ले। हमने कहा नहीं, अब पापा से पैसे नहीं लेने हैं, अब क्लाइंट पकड़ने हैं, और 5 साल की पढ़ाई बहुत होती है, घर से पैसा मांगते मांगते बहुत समय हो गया, और अब हमें प्रोजेक्ट्स चाहिए। आज आफ्टर 25 years अगर मैं अपने कार्ड पे MArch लिखना चाहता हूँ तो मेरे को इवन आई कैन ग्रैब 10 more projects now। मैं 10 काम पकड़ सकता हूँ, मैं अपने कार्ड पे MArch नहीं लिख सकता। मेरे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वेंडर्स हैं, जब जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं उनसे कभी कभार बात करते हैं, उनके पास बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, काफी लोग हैं जो मेरे से बहुत ज्यादा वेल ऑफ हैं। जब हम बैठते हैं बात करते हैं, कभी कभी कहते हैं तो सोचते हैं व्हाट इज वन थिंग लाइक व्हाट डू यू मिस? सो सम ऑफ देम से कि सर मेरे पास वो एजुकेशन नहीं। आज मैंने जितनी मेहनत करी, मैंने जितना जितनी मैं मेहनत करता हूँ, हैड आई अगर मेरे पास ये वाली क्वालिफिकेशन होती, मेरे पास ये एजुकेशन होती, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता। So the point is that there are two categories. One is like if you as a student, if you have to meet your ends, like आपको अपना खर्चा निकालने के लिए आपको क्लाइंट पकड़ना पड़ रहा है, प्रोजेक्ट लेने पड़ रहे हैं, तो फिर क्लाइंट और प्रोजेक्ट के ऊपर तो कुछ भी करिए, मैकडोनल्ड पे जाके जॉब करिए, पिज्जा डिलीवर करिए, कुछ भी करिए, खर्चा चलाने के लिए आप कुछ भी करिए। बट अगर आपको शौक है कि मैं पढ़ते पढ़ते क्लाइंट पकड़ लूँ, काम ले लूँ, प्रोजेक्ट पे कैसे उसको इम्प्रेस कर लूँ, सो आई थिंक आपको ना उस एजुकेशन की कदर नहीं है।
मतलब आपको मतलब फिर उस एजुकेशन को छोड़ ही दो आप। अच्छा मतलब अगर वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दो, फिर आप क्लाइंट ही पकड़ लो। बट इफ यू हैव जॉइंड अ कॉलेज, आपके पेरेंट्स उस पर खर्च कर रहे हैं, एंड यू आर प्रिविलेज टू 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 गेट दैट एजुकेशन, तो उसकी कदर करिए और उसमें टाइम मतलब वो फोकस करिए, उसमें टाइम लगाइए। अभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए, क्लाइंट पकड़ने के लिए, प्रोजेक्ट लेने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। आपकी जो वो एजुकेशन का जो एनवायरनमेंट आपको मिला है, आई मीन उसको बेस्ट यूटिलाइज करिए। कहाँ अभी आप मतलब अगेन इट इज सब, दिस क्वेश्चन इज वेरी रिलेटिव। अगर उनको अपने खर्चे चलाने के लिए या घर चलाने के लिए क्लाइंट पकड़ना है, तो मैं आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट। बट उनको अगर ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पाने की जल्दीबाजी है, so I think they should hold on. They should focus on their studies, and then the time will come for this practically. Very valuable suggestions, Niti, and that shows the importance of education. That how seriously you should take out, think about whatever you're doing in terms of education. जिसका जो टाइम है उसी टाइम पे वो होना चाहिए, and that is very true. प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, मैं उसी अगर वो स्टूडेंट है तो मेरा कहना है कि वो डायरेक्ट क्लाइंट्स को ग्रैब करने की कोशिश ना करे। आई विल नॉट सजेस्ट। मैं सजेस्ट करूंगा किसी आर्किटेक्ट के साथ मिलके काम करे, सेटल आर्किटेक्ट के साथ, उनसे कुछ काम को फ्रीलांस में लेके करे, तो ही विल लर्न ए लॉट और थोड़ा सा उनको प्रैक्टिकल फील्ड का एक्सपीरियंस भी होगा। इफ ही इज लकी एनफ टू हैव ए टाइम की कुछ कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं उनको एडवाइस नहीं करूंगा कि प्रोजेक्ट्स को करें वो, until he has some background. So there's another set of questions that I have is, sir, how to get first client if we don't know anyone in our relatives, and जहाँ मैंने जॉब की है वहाँ के क्लाइंट को कोई भी अप्रोच किया, तो बेसिकली ही वांट्स टू आस्क कि अगर उसके जान पहचान में भी कोई नहीं है जो उसको काम दे सकता है, and his family is also not into that field of architecture. So in that case, how does he try to find out the first client? इससे मैं थोड़ा सा आपको रंजन जी बता दूं, मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी कि आप अपने क्लाइंट्स को कैसे, हाउ कैन यू ग्रैब योर क्लाइंट्स स्टार्टअप्स के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो जरूर देखें। बट मैंने कैसे किया था शुरू में, बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम ए स्मॉल, जैसे कानपुर से मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने प्रॉपर्टी डीलर्स को भी अप्रोच किया था कि आपके पास जो लोग आते हैं आपको अप्रोच करते हैं, प्लीज आप उन्हें हमें रेफर करिए। तो दिस इज वन ऑफ द वे। प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, उनको आप जाइए, अपना रेफरेंस दीजिए। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत वाइड है, आप उस पर अपने आप को पब्लिसाइज कर सकते हैं। एंड अगर आपके कोई रिलेशंस हैं, आप उनके कॉन्टेक्ट, क्योंकि पहला जो काम आपको मिलता है वो रिलेशन से जरूर मिलता है, फैमिली के रिलेशन से जरूर मिलता है। आप ट्राई करिए, कहीं ना कहीं आपको जरूर ब्रेक थ्रू मिलेगा। हमें मिला तो आपको भी मिलेगा, बट आपको सारे एफर्ट्स एक करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू बी वेरी सीरियस क्लाइंट को लाने में। रियल एस्टेट एजेंट्स को जाइए, ऑनलाइन करिए, अपने रिलेटिव्स में एक्सप्लोर करिए, जान पहचान वाले फ्रेंड सर्किल में एक्सप्लोर करिए। कोई आर्किटेक्ट तो नहीं चाहिए। सर्टेनली यू विल गेट द जॉब, आपको पहला जॉब जरूर मिलेगा। देखिए, आप कुछ ऐड कीजिए इसमें। ये ना, इसमें दो बातें हैं। मतलब एक तो पहला काम मिलेगा कैसे, दूसरी बात है कि पहले काम को या प्रोजेक्ट को लेके जो लोगों का परसेप्शन है, जो यंगस्टर्स का, जो बिगनर्स का परसेप्शन है, वो कुछ ऐसे है कि जैसे शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, तो 36 के 36 गुण मिलेंगे तब हम जो है शादी करेंगे, है ना। जबकि वो मिलते नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड, मतलब देयर इज नो परफेक्ट वर्ल्ड। सो द आई मीन हेयर, जैसे जो कॉमन बातें वो तो समझ में आती है, बट द थिंग इज व्हेन यू स्टार्ट, सो यू नीड टू चेंज योर परसेप्शन। प्रोजेक्ट ना ये बोल के नहीं आएगा मैं प्रोजेक्ट हूँ, ये लो चेक, है ना। वो लाइक देयर इज, मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, उनका बहुत जबरदस्त दिल्ली में फॉर्म है, एंड दे आर डूइंग बिग प्रोजेक्ट्स। सो आई रिमेम्बर व्हेन वी ऑल यूज्ड टू स्टे टुगेदर एंड अपने एफर्ट्स मार रहे थे और उधर धक्के खा रहे थे। सो द फर्स्ट वर्क व्हिच दे गॉट, लाइक वन ऑफ उनका एक अंकल ने बोला कि यार ये मेरे ऑफिस में जो है तू एक एल्यूमिनियम का पार्टीशन लगवा दे। सो वो उसने मतलब वो ढूंढा ढांडा, एक एल्यूमिनियम कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा, उससे कुछ रेट तय करे, अंकल को बताया कि यहाँ पे ये पार्टीशन ऐसे आएगा, इसमें दरवाजा आएगा, और उसने 2 दिन तक जो है वो 2 दिन में वो पार्टीशन खड़ा करवा दिया। उसको अगर वो 12-13 मतलब जो भी जितने की वो 15,000 रुपए का काम था, तो उसमें उसको कुछ ही गॉट सम मनी।
सो यू स्टार्ट फ्रॉम देयर। लाइक अभी जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको दिखते रहना है और टिके रहना है। मतलब ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मतलब वो जब आपने अपना काम शुरू करा, आपने अपना कार्ड छपवा लिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया, वेबसाइट कहीं बना दी, कहीं इंटरनेट पे डाल दिया कि भाई मैं ये काम करता हूँ। अब वो काम करता हूँ और पहला काम मिलने में एक गैप है। वो 6 months का हो सकता है, 1 year का हो सकता है, 2 year का हो सकता है, राइट। सो उस गैप में दिखते रहना है और टिके रहना है। और दिखते रहने और टिके रहने में then you have to change your perception। जो आपका वो ड्रीम प्रोजेक्ट है या जो ड्रीम वाइफ है या ड्रीम हस्बैंड है वो आएगा, मिलेगा। सो आपको वो उस टाइम पीरियड को काटने के लिए, भले ही वो चाहे वो फर्स्ट प्रोजेक्ट, जैसे आप कह रहे हो, अरे ये तो मैं अंकल के यहाँ फ्री एडवाइस दे के आया, अरे ये तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरी फैक्ट्री बेटा जरा नाप के दे दे, इसका एक नक्शा बना के दे दे, और मुझे जो है ये नक्शा वहाँ रजिस्ट्री करवानी है, मुझे नक्शा सबमिट करना है। आपने सोचे यार मैं तो सुबह गया वहां जाके नाप नूप करके और ये नक्शा बना के अंकल को दे दिया। ये प्रोजेक्ट थोड़ी है, एक्चुअली प्रोजेक्ट है, शुरू हो गया। आप परसेप्शन चेंज करो। बिल्कुल। तो आपने वो फ्री एडवाइस दी, जाके वो मेजरमेंट करके किसी को नक्शा बना के दे दिया, या वो मेरे फ्रेंड ने वो एल्यूमिनियम का पार्टीशन खड़ा करवा दिया और पता चला कि जो है अब इस महीने का कमरे का किराया दे सकते हैं। बस दैट इज द बिगिनिंग। That's just the first step to the mountain. That is the first step to mountain. Yeah. So I think we have to change the perception. Project बोल के नहीं आएगा शुरू। Very true, very true. और इसमें एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूँगा is, if you have made up your mind that you want to get into practice, तो पहली बात तो शर्म को भूल जाइए, शर्माइए बिल्कुल भी मत। Be very vocal, communicate, socialize कीजिए, and अपना नेटवर्क करने में कहीं भी मत शर्माइए। जहाँ भी आप बात कर सकते हो, just let them know that you are an architect and you have started your work. Obviously, or the other one is going to. Very true. Some very good question answers that we have come across with, and I think this is almost to the end of today's video. And बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे अच्छे experiences सुनने को मिले, and getting to learn so much from experienced people like you about how. इंदर जी, अगर आप परमिट करें तो मैं यंग आर्किटेक्ट को छोटा सा अपना मैसेज देना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर, दे दीजिए। मैं जितने यंग आर्किटेक्ट्स उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि दे शुड फील प्राउड कि वो आर्किटेक्ट हैं। अपने काम को प्राउड करें, अपने नाम को प्राउड करें, प्रोफेशन को प्राउड करें, एंड दे शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन देमसेल्व्स कि हम इसे कर सकते हैं। और बिल्कुल ट्राई करें प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। प्रोजेक्ट्स आएंगे और आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। आप अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए और आगे प्रोसीड करिए, मूव अहेड। I'm sure that everybody has liked this session and you have got the valuable insights that you're looking for if you are planning to start off your own practice in architecture. All the best to all you guys. If you have liked this entire session, do give it a like, share it as much as possible. हम सबके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबके चैनल को लाइक कीजिए, एंड इसके वीडियोस को शेयर कीजिए as much as possible. लिंक सारे डिस्क्रिप्शन पे है, आपको बस जाके एक बार सबके वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली as soon as possible. Thank you, Arindam ji. Thank you very much for joining. Thank you once again. Thank you. Thanks a lot, and take care everyone. Be safe, be at home. बहुत मजा आया खट्टे बात करने में। चलिए, very enlightening. Thank you. Take care. Bye.